ईयर 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लाया गया। इसमें यह था कि जर्नलिज्म, जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के बाहर से किसी से भी डोनेशन नहीं ले सकती। इसको भी याद रखिएगा, इसी की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई थी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों के बीच में। तो जब बाहर से भी डोनेशन लेना बंद हो गया, कॉर्पोरेट जो थे वो पहले ही डोनेशन नहीं कर पा रहे थे, कैश को लेकर वैसे इतनी सारी बातें हो रही थी, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी इनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो गई थी और इलीगल वाला जो सिस्टम था इस डोनेशन के अंदर बहुत ज्यादा खड़ा हो गया था। तो ये सारी चीजों को देख के ईयर 1985 में राजीव गांधी जी कंपनीज एक्ट को दोबारा से अमेंड करते हैं और ये जो बैन किया गया था कि कंपनीज जो है वो डोनेशन नहीं दे पाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको हटा दिया गया ताकि ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस कम हो। अब ये जो कंपनीज थी इनको अलाउ तो कर दिया गया डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन कुछ रूल सेट किए गए कि डोनेशन जो दी जाएगी उसके कुछ तरीके होंगे। जैसे ये नहीं है कि कितना भी अमाउंट उठा के सीधे डोनेट कर दो, इसमें लिमिट होगी। लास्ट ईयर का जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका जो एवरेज होगा उसका 5% से ज्यादा कोई भी कंपनी डोनेट नहीं कर सकेगी। और फिर आगे चल के जो 5% था इसको 7.5% कर दिया गया था और उसमें भी एक कंडीशन ये लगा दी गई थी कि 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अमाउंट। अगर 25,000 से ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट का तो भी 25,000 ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जो कंपनी डोनेशन देगी उसको अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताना होगा कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना अमाउंट दिया। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 3 पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिए, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, सबके बारे में एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करना होगा कि किसको कितना पैसा दिया गया है। तो ये जो कंपनीज एक्ट था इसको भी इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के टाइम पे चेंज किया गया, अमेंड किया गया। अभी आएगा वो भी आगे। तो उस टाइम पे जब राजीव गांधी जी ने इस एक्ट को लागू किया तो यहां से एक नई दिक्कत शुरू हो गई। मान लो किसी बिजनेसमैन ने पॉलिटिकल पार्टी ए को डोनेशन दी और पॉलिटिकल पार्टी बी जीत गई। अब पॉलिटिकल पार्टी बी जो जीत के आई है वो कंपनीज को परेशान करती थी। ये बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई थी कंपनीज के लिए। अगर इलेक्शन में उनका दाव गलत निकल जाता था और कोई दूसरी पार्टी जीत जाती थी तो उनका पूरा का पूरा बिजनेस रिस्क पे आ जाता था। तो इससे बचने के लिए ईयर 1996 में टाटा ग्रुप ने एक तरीका निकाला। तो टाटा ग्रुप ने क्या किया, इनकी जो कंपनीज थी इनको मिला के एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया। तो इसमें यह था कि अलग अलग कंपनीज मिलेंगी, वो पैसा इकट्ठा करेंगी डोनेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को और फिर वहां से ये जो डोनेशन होगी पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगी। मतलब कि कंपनीज जो है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट नहीं करेंगी। कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट होगा, ये एक बफर की तरह काम करेगा। तो इससे क्या होगी, जो कंपनीज थी वो एक सेफ जोन में आ गई थी और पॉलिटिकल पार्टीज इनको ज्यादा हरास नहीं कर पाती थी इलेक्शन जीत के आने के बाद। और इससे एक फायदा ये होता था कि जो शेयर होल्डर्स होते थे कंपनीज के उनको भी नहीं पता चल पाता था कि कंपनी ने किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है। उनको बस इतना दिखता था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर पैसा गया है। तो टाटा ने ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया था इसकी सक्सेस को देख के बाकी जो कंपनीज थी उन्होंने भी छोटे छोटे इलेक्टोरल ट्रस्ट बना दिए इंडिया के अंदर ताकि वो भी डोनेशन कर सके। और ये जितने भी इलेक्टोरल ट्रस्ट होते थे इनको सीक्रेट रखा जाता था, इनकी वेबसाइट नहीं होती थी, इनका कोई पब्लिक लिस्टेड नंबर नहीं होता था। और ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होते थे अनरेगुलेटेड रहते थे, मतलब कि कंपनीज जो थी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चलाती थी। फिर आगे चल के गवर्नमेंट ने इसमें रेगुलेशन वगैरह बनाया कि कौन सी कंपनीज जो होगी वो एलिजिबल होगी ट्रस्ट खोलने के लिए, कुछ टैक्स बेनिफिट भी दिए जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर स्टेप इन किया और रेगुलेशन बनाया। अब इस टाइम तक इलेक्टोरल ट्रस्ट तो बन गए थे, लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम पे ब्लैक मनी और कैश वगैरह जो होता था वो पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया था। ऐसा हो गया था कि कैश के बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी चल ही नहीं सकती, इलेक्शन ही नहीं जीत सकती। और कैश इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा माहिर होते थे गुंडे, और इसीलिए उस टाइम पे नेताओं की पहली पसंद ये क्रिमिनल्स और गुंडे जो थे ये हो गए थे। एक तो ये भीड़ इकट्ठी करने में बहुत माहिर होते थे और ये कैश भी बहुत अच्छे से इकट्ठा कर लेते। ब्लैक मनी को मैनेज करना उसमें बहुत अच्छे थे। कुछ केसेस में तो उस टाइम पे बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी होती थी, तो ये जो गुंडे और क्रिमिनल्स होते थे ये उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, इसलिए नेताओं की पहली पसंद थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये जो गुंडे और क्रिमिनल्स थे ये भी प्रोफेशनल होने लगे, इनमें से भी कुछ लोग पढ़े लिखे निकलने लगे। धीरे धीरे इनको भी रियलाइज होने लगा कि भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, पैसे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ और सफेद कुर्ता पहन के फॉर्च्यूनर में ये लोग घूम रहे हैं। तो क्रिमिनल्स की एंट्री भी पॉलिटिक्स में यहीं से हुई। अभी तो ये हाल है कि 40% से ज्यादा हमारे एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक मनी और कैश डोनेशन का जो गेम था ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार था गुंडों की एंट्री करवाने में पॉलिटिक्स के अंदर। और जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो ईयर 2002 में एडीआर जो कि एक एनजीओ है तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां जाके कहता है कि राइट टू नो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) और हमें जो नेता रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसकी फैमिली के पास कितना पैसा है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह हम लोग वोट करें। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है जितने भी कैंडिडेट अब खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर उनको अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी, कितना पैसा है उनके पास, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये चीज 2003 में लागू हो गई थी और तब से लेके आज तक जितने भी नेता हैं जब ये इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग थी वो इसके बाद भी ऐसे ही चल रही थी। इनफैक्ट ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। इलेक्शन के टाइम पे कैश की जो गाड़ियां होती थी वो पकड़ी जाती थी।
और ये सारी चीजें देखते हुए सेम ईयर 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें कैश डोनेशन के ऊपर लिमिट लगाई गई कि अगर कोई 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करता है तो उसको अपना नाम, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एनुअल रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को सबमिट करना होगा। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 20,000 से अगर कम उनको डोनेशन मिल रही है तो उसके बारे में तो उनको कुछ नहीं बताना है, लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा डोनेशन आ रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो बंदा वो दे रहा है, चाहे कंपनी दे रही है चाहे वो कोई इंडिविजुअल दे रहा है, उसकी डिटेल्स अपने पास इकट्ठी करनी है, उसका एड्रेस, पैन कार्ड, हर एक चीज डिटेल अपने पास इकट्ठी करनी है और इलेक्शन कमीशन में सबमिट करनी है। तो ये चीज इसलिए की गई ताकि ये जो कैश का जो गंदा गेम चल रहा था ये थोड़ा कम हो।